तो छात्रों, आज अपन लोग एक ऐसे मिस्टीरियस मर्डर केस के बारे में जानने वाले हैं जो कि आज भी अमेरिका के लॉस एंजलिस सिटी को हॉन्ट करता है। ये एक ऐसा केस है जो आज भी अनसॉल्व्ड है और इसके कल्प्रिट्स आज भी फ्रीली घूम रहे हैं। इस मर्डर केस को मेनली ब्लैक डहालिया मर्डर केस से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो 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 छात्र छात्रा, और चूंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री केस है तो उसमें खून खराबा की बात है। अगर तुम लोग इन चीजों पे सेंसिटिव हो तो वीडियो स्किप कर सकते हो, यहीं पे रोक सकते हो। और अगर तुम लोग कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम्हारा वेलकम है। लेकिन अगर तुम लोग ऐसे मिस्टीरियस केसों पे वीडियो देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है 15 जनवरी 1947 की सुबह की। लिमर्ट पार्क में चारों तरफ सन्नाटा हुआ था, जो कि एक रेसिडेंटल एरिया है लॉस एंजलिस सिटी में। वहीं की एक लोकल हाउसवाइफ बेटी बर्सिंगर, जो कि हमेशा की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक पे निकली थी अपने 3 साल की बेटी के साथ। उनके लिए आज का दिन और दिनों के जैसे ही नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे वो लिमर्ट पार्क से होकर गुजर रही थी, उनका नजर एक ऑब्जेक्ट पे पड़ा जो कि पार्क में रखा था, जिसको पहली नजर में देखने पर बेटी को ऐसा लगा कि शायद वो कोई मैनिकन है, किसी दुकान वाले ने रखा होगा। लेकिन फिर उस ऑब्जेक्ट को देखने पे बेटी का क्यूरियोसिटी बढ़ा कि शायद वो मैनिकन नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण वो जानना चाहती थी कि क्या वो आखिर मैनिकन ही है या कोई और ऑब्जेक्ट। और इसी क्यूरियोसिटी के कारण बेटी उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंची, उनके क्यूरियोसिटी धीरे धीरे एक हॉरर में बदल गया, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को वो दूर से एक मैनिकन समझ रही थी, उसके पास जाने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक वुमेन का बॉडी था, जिसको कई भागों में काटा गया था और उनके बॉडी को बहुत ही ध्यान से इस पोज में रखा गया था। टॉर्सो और लोअर हाफ को कुछ फीट की दूरी पे रखा गया था। विक्टिम के हाथों को उसके सर के ऊपर करके 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ दिया गया था। इसके अलावा उनके माउथ के कॉर्नर से लेके ईयर तक एक बहुत ही डीप कट किया गया था। एक स्माइल बनाने की कोशिश की गई थी। इस नजारे को देखने के बाद बेटी एकदम डर गई थी, घबरा गई थी, और वो अपने 3 साल की डॉटर के साथ पास के ही एक घर में जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया। जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही लोकल अथॉरिटी वहां पहुंच के उस पूरे क्राइम सीन को घेराबंदी करा दी थी। और जो भी पुलिस ऑफिसर या फिर डिटेक्टिव्स वहां पे पहुंचे, उनके लिए भी ये उनके लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग या कहे तो बैफलिंग क्राइम सीन्स था आज तक का। इस भयावह क्राइम की खबरें चारों तरफ वाइल्ड फायर की तरफ पहुंची। कुछ ही घंटों में न्यूज में ये हेडलाइन बन गया था। मीडिया ने इस अननोन विक्टिम को ब्लैक डहालिया का निकनेम दिया। उसके पीछे का कारण विक्टिम के डार्क हेयर और उसके ब्लैक क्लोथिंग थे। जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, एलएपीडी के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर ये विक्टिम है कौन और इसके साथ ऐसा किसने और क्यों किया। और तुरंत ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और वहां पे जाके और भी कई सारे खुलासे हुए और विक्टिम को आइडेंटिफाई किया गया एज 22 ईयर ओल्ड एलिजाबेथ शॉर्ट, जो कि एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी और वो हॉलीवुड में एक अपना खुद का स्टारडम बनाना चाहती थी। एलिजाबेथ का जन्म 29 जुलाई 1924 को बॉस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था। इनके फैमिली में इनकी 4 बहनें, माता फोएब और पिता क्लियो शॉर्ट थे। एलिजाबेथ शॉर्ट के अर्ली लाइफ से ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी, स्पेशली तब से जब 1930 में इनके पिता इनके पूरे फैमिली को अबैंडन कर दिए और वो अपना खुद का एक फेक डेथ स्टेज किए थे, ताकि फैमिली को ऐसा लगे कि वो सुसाइड कर लिया है। और अपना सुसाइड दिखाने के लिए वो पास ही के एक ब्रिज के पास अपनी कार छोड़ के चला गया था, जिसके बाद से एलिजाबेथ और उसकी 4 बहनों की देखरेख उसकी माता की थी, जो कि खुद ही डिप्रेशन से ग्रसित थी। और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के अलावा एलिजाबेथ के हेल्थ इश्यूज भी थे, जैसे उसको बचपन से ही अस्थमा था और सांस लेने में तकलीफ होती थी, जिसके कारण से वो अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए विंटर के टाइम पे फ्लोरिडा में रहती थी। टीनेज में आते आते एलिजाबेथ को हॉलीवुड के ग्लैमरस लाइफ से प्यार हो जाता है और वो एक एक्ट्रेस बनने के सपना देखने लगती है। एलिजाबेथ जब 20 साल की होती है तो कई शहरों में रहना स्टार्ट कर देती है, जैसे मियामी, वेल्जो और लॉस एंजलिस। वो अक्सर दोस्तों, बॉयफ्रेंड या फिर किसी अनजान व्यक्ति के मदद पे निर्भर रहती थी। और एलिजाबेथ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक मिलिट्री कैंप में काम की थी, जो कि कैलिफोर्निया में था। उस टाइम पे वो एक मिलिट्री ऑफिशियल को डेट करती थी। एलिजाबेथ के फैशन सेंस और खूबसूरती के कारण वो लोगों का ध्यान हमेशा आकर्षित करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी लाइफ स्टेबल नहीं था, क्योंकि उसके पास ना ही कोई काम था और ना ही कहीं रहने का जगह, जिसके कारण वो हमेशा दोस्तों या फिर किसी परिचित पे निर्भर रहती थी। हालांकि वो अभी भी एक्ट्रेस बनने की सपने देखती थी। और 1946 आते आते वो लॉस एंजलिस में रहना स्टार्ट कर दी थी और वहाँ की नाइट लाइफ का हिस्सा हो गई थी। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एलिजाबेथ को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी हो गया था, क्योंकि वो एक बार अरेस्ट हुई थी अंडर एज ड्रिंकिंग के लिए और उनका मिलिट्री रिकॉर्ड भी था पुलिस के पास। जैसे ही एलएपीडी ने एलिजाबेथ को आइडेंटिफाई कर लिया, वो इस बात में जुट गई कि आखिर वो लास्ट कुछ दिनों में कौन कौन सी एक्टिविटीज की हैं या फिर किन किन लोगों से लास्ट कुछ दिनों में मिली है। पर यहाँ से केस ट्रिकी होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे एलिजाबेथ की बॉडी पाई गई थी वहाँ पे खून का निशान नहीं था और उनके शरीर को भी
भी अच्छे से क्लीन किया गया था। इसका यह मतलब था कि एलिजाबेथ का मर्डर कहीं और किया गया है और फिर उसके बाद से उसे क्लीन करके इस पार्क में रखा गया था। इसके अलावा उनके शरीर पे जो भी कट्स थे उतने ज्यादा प्रिसाइज थे, ये कोई सर्जन या बूचर या कोई इनके स्किल वाला बंदा ही कर सकता है। इन सारी चीजों से नंबर ऑफ सस्पेक्ट जो थे वो तो कम हुए, लेकिन इतने कम नहीं हो कि केस को सॉल्व कर दिया जाए। और इन सारी चीजों से जो भी LAPD के ऑफिसर थे वो एक बात तो समझ गए थे कि ये उनकी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केस होने वाली है। 11 लास्ट दिन में जितने भी लोगों से मिली थी उन सारे लोगों से LAPD ने पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया। LAPD ने बहुत सारे सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया, हालांकि किसी को भी चार्ज नहीं कर पाई। और इन सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद कुछ सस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हुए थे, हालांकि किसी को चार्ज नहीं किया, जिनमें से पहले थे डॉक्टर जॉर्ज हॉडेल, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट सस्पेक्ट थे इस केस में, जो कि एक बहुत ही वेल्थी और इन्फ्लुएंशियल सर्जन थे लॉस एंजलिस में। और इस केस से इनको लिंक इनके खुद के ही सन स्टीवी हॉडेल ने किया था, जो कि एक फॉर्मर LAPD डिटेक्टिव थे। स्टीवी अपने बुक में बताते हैं कि मे बी जॉर्ज जो इनके पिता थे वो ब्लैक डहालिया केस में मेन सस्पेक्ट हो, जो कि कुछ सर्कमस्टेंसेस और एविडेंस पे बेस्ड था। और इसका पहला कारण था जॉर्ज का मेडिकल नॉलेज, क्योंकि जॉर्ज एक सर्जन थे और जो एलिजाबेथ के शरीर पे जो भी कट्स थे वो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता था। और दूसरा कारण स्टीवी अपने बुक में ये बताते हैं कि उनका फादर का बिहेवियर एलिजाबेथ के मर्डर के टाइम पे बहुत ही ज्यादा बदल गया था और उनका एक रिकॉर्डिंग कन्फेशन भी था। इसके बावजूद भी जॉर्ज हॉडेल को कभी चार्ज नहीं किया गया था मर्डर केस। दूसरा मेन सस्पेक्ट रॉबर्ट मेनले था, और इसका कारण ये था कि रॉबर्ट मेनले ही वो बंदा था जो कि लास्ट टाइम एलिजाबेथ को जिंदा देखा था 9 जनवरी 1947 को। रॉबर्ट ने 9 जनवरी 1947 को एलिजाबेथ को राइड दिया था होटल बिल्टमोर के लिए, और ऐसा कहा जाता था कि इन दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशन भी था। हालांकि रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव था LAPD के साथ और इसने पॉलीग्राफ टेस्ट भी दिया था जिसमें सक्सेसफुल हुआ था, जिसके बाद LAPD ने इनके सारे चार्जेस को क्लियर कर दिया। इस केस में हमारा तीसरा सस्पेक्ट था मार्क हैंसन, जो कि एक नाइट क्लब का ऑनर था लॉस एंजलिस में, और ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ का इसके साथ भी रोमांटिक रिलेशन था। और बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि मे बी इन दोनों के रिलेशन में कोई सावरनेस आ गया हो जिसके कारण से इसने ऐसा कदम उठाया हो। हालांकि रॉबर्ट के जैसे ही इसको भी कभी LAPD ने चार्ज नहीं किया। हालांकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था कि एलिजाबेथ को एक आदमी ने मारा है जो ब्लैक सूट में आता था, और ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ के लास्ट दिनों में वो इसके साथ मिली थी। हालांकि कोई व्यक्ति सामने नहीं है जो इसको आइडेंटिफाई कर सके, और ये भी यहीं खत्म हो गया। हालांकि इसके अलावा एक और सस्पेक्ट था जिसका नाम था लेस्ली डिलॉन, जो कि एक मॉर्टिशियन असिस्टेंट था, जिसने एक लेटर भेजा था LAPD को, मर्डर का साइकोलॉजिकल इंसाइट लिख के भेजा था LAPD के पास। और उस लेटर को देख के ऐसा लग रहा था कि उसको क्राइम के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो कि LAPD ने कभी पब्लिक की ही नहीं थी। और ऐसा कहा जा रहा था कि लेस्ली का इस क्राइम सीन से भी कनेक्शन है, क्योंकि मर्डर के टाइम पे लेस्ली डिलॉन LA में ही था। LAPD ने पहले तो इसे एक सस्पेक्ट माना था, लेकिन इसके खिलाफ कुछ खास एविडेंस जुटा नहीं पाने के कारण इसे भी कभी चार्ज नहीं किया गया था इस मर्डर केस के लिए। इनके अलावा 500 और लोगों ने फॉल्स कन्फेशन दिया कि उन्होंने मर्डर किया है एलिजाबेथ शॉर्ट। हालांकि ये सब झूठ बोलते थे, क्योंकि इनमें से किसी का भी टाइमलाइन मर्डर के टाइमलाइन से मैच नहीं होता था। इनमें से मोस्ट ऑफ द लोग ये सारी चीजें केवल अटेंशन के लिए कर रहे थे, क्योंकि ये उस समय तक एक बहुत ही बड़ा केस बन गया था, और कई लोगों को ऐसा माना गया कि वो मेंटली इल थे। लेकिन इन सारी कन्फेशन से इन्वेस्टिगेशन और भी ज्यादा हार्ड होता गया। जैसे जैसे ये न्यूज और भी वायरल होने लगा, मीडिया इन्हें एज अ मिस्टीरियस फेमे फेटल पोर्ट्रे करने लगी। अगर तुम लोगों को नहीं पता क्या होता है फेमे फेटल, लेट मी टेल यू। फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है लिथन वुमेन, या कहे तो वो औरतें जो कि अपने फेमिनिन क्वालिटीज जैसे कि ब्यूटी, चार्म या फिर सेक्सुअल अलोर को यूज करके हिडन पर्पस को गेन करती। ये एक्यूरेट नहीं था उनके लाइफ से, लेकिन इनफ था पब्लिक फैसिनेशन जगाने के लिए। हालांकि लोगों को इस मर्डर केस के बारे में पता चला, लेकिन लोग मर्डर केस से भटक के इनके पर्सनल लाइफ में ज्यादा चले गए, जिससे कि ये केस थोड़ा सा अपना रास्ता भटक गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कन्फेशंस LAPD को मिले, लेकिन कोई भी सच नहीं हुआ, और यही कारण है कि आज भी एक केस अनसॉल्व्ड और मिस्ट्री है कि आखिर कौन एलिजाबेथ को इतनी बेरहमी से मारा होगा। और इस केस के पॉपुलैरिटी कारण इस पे कई मूवीज शोज भी बने हैं, जैसे कि द ब्लैक डहालिया जो 2006 में आई थी, फिर आई एम द नाइट 2019 में आई थी, फिर ट्रू कन्फेशन 1981 में आई थी, हु इज द ब्लैक डहालिया 1975 में आई थी, और द डेविल मून्स जो कि 2007 में आई थी। जितना समय हो गया इस केस को, मुझे लगता है इट विल रिमेन अ मिस्ट्री। और तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम लोग को ऐसी और भी मिस्ट्री या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाना तो कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर, जय हिंद।